बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लिमिटेशन एक्ट के पार्ट 3 का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। जिस तरह पिछले लेक्चर में हमने चंद अल्फाज पढ़े थे कि शैल बी एक्सक्लूडेड, उसका मतलब ये था कि लाजमी तौर पे अगर उनमें से कोई एक कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो उस पार्टिकुलर टाइम को टोटल पीरियड ऑफ लिमिटेशन से एक्सक्लूड कर लिया जाएगा। आज हम इफेक्ट पढ़ेंगे डिफरेंट कंडीशंस का पीरियड ऑफ लिमिटेशन के ऊपर, और इस इफेक्ट को पढ़ते हुए हम जो चीज बार बार देखेंगे वो होगा शैल बी कंप्यूटेड। इसका मतलब ये है कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन पे इन कंडीशंस का इफेक्ट ये है कि अगर इनमें से कोई कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो लाजमी तौर पर, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन नहीं है इसमें, शैल यूज हुआ है, लाजमी तौर पर जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो उस वक्त से गिना जाएगा जो वक्त इन कंडीशंस के अंदर बताया गया है। तो आते हैं हम आज के पहले सेक्शन की जानिब, सेक्शन 17, जो कि है इफेक्ट ऑफ डेथ बिफोर द राइट टू सू एक्रू। सेक्शन में हम ये पढ़ते हैं कि एक बंदा है, अगर वो आज जिंदा होता, इफ ही वर लिविंग, तो उसके पास आज ये राइट पैदा होता है या उसको आज राइट मिलता कि कोई वो सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है या कोई एप्लीकेशन दे सकता है। मगर इस टाइम सिचुएशन ये है कि आज जब ये कॉज ऑफ एक्शन अरोज हुआ और ये बंदा सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है, एप्लीकेशन दे सकता है, इससे पहले इस बंदे की डेथ हो चुकी है। तो ऐसी सूरत में ये सेक्शन हमें ये बताता है कि द टाइम पीरियड शैल बी कंप्यूटेड। वो बंदा जिसके पास आज राइट टू सू या राइट टू एप्लीकेशन होता, लेकिन आज उसकी डेथ हो चुकी है और ये राइट आज पैदा हुआ है, तो जो इसका टाइम पीरियड है वो आज से शुरू नहीं होगा, वो शैल बी कंप्यूटेड उस दिन से शुरू होगा। कंडीशन ये बताई है जिस दिन इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव केपेबल हो जाए कि वो इंस्टीट्यूट कर सके सूट को या एप्लीकेशन दे सके। हमने लिमिटेशन एक्ट का जब सेक्शन 6 पढ़ा था, हमने उसमें लीगल डिसेबिलिटी पढ़ी थी, तो ये हम कैपेबिलिटी को उस सेक्शन से थोड़ा सा मिला के पढ़ेंगे कि अगर उसके अंदर लीगल डिसेबिलिटी है, वो इस काबिल नहीं है कि सूट इंस्टीट्यूट कर सके, तो उस सूरत में जब तक वो इस काबिल नहीं होता तब तक पीरियड ऑफ लिमिटेशन शुमार नहीं किया जाएगा। एंड इट शैल बी कंप्यूटेड, इसको उस वक्त से शुमार किया जाएगा जब वो इस केपेबल हो जाए कि सूट को इंस्टीट्यूट कर सके या एप्लीकेशन दे सके। जो इस सेक्शन 17 का देखें, ये हमने पढ़ा है प्लेंटिफ की साइड से कि वो बंदा जिसने सूट इंस्टीट्यूट करना है। इसका जो सब सेक्शन 2 है वो है डिफेंडेंट की साइड से कि वो बंदा जिसके अगेंस्ट कोई सूट जो है उसको इंस्टीट्यूट किया जाना था या उसके खिलाफ कोई एप्लीकेशन दी जानी थी। लेकिन सिचुएशन क्या है? सिचुएशन यही है कि जिस दिन हमारे पास ये कॉज ऑफ एक्शन अरोज हुआ, हम इस बंदे के खिलाफ सूट इंस्टीट्यूट कर सकते थे या एप्लीकेशन दे सकते थे, उससे पहले इस बंदे की डेथ हो चुकी थी। अब इस बंदे की डेथ हो गई है, हमारे पास सूट इंस्टीट्यूट करने का या एप्लीकेशन देने का इख्तियार आ जाए, तो ये सेक्शन हमें बताता है कि जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है इट शैल बी कंप्यूटेड, ये उस दिन से गिना जाएगा जब इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा और उसके अगेंस्ट हम सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे वर्ड केपेबल यूज नहीं किया गया, यहाँ पे वर्ड यूज किया गया व्हेन देयर इज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव अगेंस्ट whom we may institute a suit or make an application। अब इसके अंदर जो थर्ड सब सेक्शन है वो डील करता है हाइपर सेंसिटिव केसेस से, जिस तरह से हम शुरू से पढ़ते आए हैं कि सूट फॉर प्रीएम्पशन, या जिस तरह सूट फॉर पोजेशन है, ये चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी का हो या चाहे हेरिडिटी ऑफिस का हो,
तो थर्ड सबसेक्शन हमें बताता है कि अगर ये दो हैं, सूट फॉर प्रीएम्पशन है या सूट फॉर पोजेशन है, तो इन दोनों सूट्स पे ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। अब हम चलते हैं अगले सेक्शन की जानिब, जो कि है सेक्शन 18। सेक्शन 18 है इफेक्ट ऑफ फ्रॉड, कि फ्रॉड का पीरियड ऑफ लिमिटेशन के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। देखिए फॉर एग्जांपल, एक बंदा है जिसको फ्रॉड के जरिए से पता ही नहीं चलने दिया गया कि उसके पास कोई राइट टू सू है। हम सेक्शन 18 पढ़ रहे हैं कि उसके पास राइट टू सू है या राइट टू एप्लीकेशन है। या जिस टाइटल के ऊपर ये राइट टू सू या राइट टू एप्लीकेशन फाउंड करता है, टाइटल ऑन विच दिस राइट टू सू और राइट टू एप्लीकेशन इज फाउंडेड, वो उससे छुपा लिया गया, उसको नहीं पता चलने दिया गया। तो इन दोनों सूरतों में ये सेक्शन हमें ये बताता है कि ये जो फ्रॉड इसके साथ किया गया है, जब उसको इसका पता चलेगा, फर्स्ट बिकेम नॉन, फर्स्ट बिकेम नॉन, कि जब इस बंदे को इस फ्रॉड का पता चलेगा, इसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन जिस तरह हमने पढ़ा था, शैल बी कंप्यूटेड, उस दिन से गिना जाएगा, उस दिन से शुमार किया जाएगा। अब हम आते हैं तीसरी कंडीशन की तरफ। तीसरी कंडीशन ये है कि बंदे को इल्म है कि उसका राइट टू सू है या उसके पास ये जो टाइटल है ये है, लेकिन इशू ये है कि वो डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर उसने अपना ये राइट इस्टेब्लिश करना है, द डॉक्यूमेंट दैट इज नेसेसरी टू इस्टेब्लिश दिस राइट, वो डॉक्यूमेंट उससे फ्रॉडुलेंटली कंसील किया गया है। तो इस तीसरी सूरत हाल के अंदर जब उस बंदे के पास मीन्स पैदा हो जाएंगे, मीन्स फॉर प्रोड्यूसिंग और कंपेलिंग द प्रोडक्शन ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, तो जिस दिन उसके पास ये जराए पैदा हो गया कि वो इस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करवा सकता है, इसकी प्रोडक्शन को कंपेल करवा सकता है, उस दिन से उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन शुमार किया जाएगा। ये इसकी तीन मेन बातें हैं। अब हम आते हैं इस सेक्शन की एसेंशियल कंडीशंस की तरफ। इस सेक्शन की जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट एसेंशियल कंडीशन है वो ये है कि जो हमारा कॉज ऑफ एक्शन है, जहां से हमें पता चल रहा है कि हमने ये मुकदमा करना है, या जिस डॉक्यूमेंट की बेस पे हम वो मुकदमा करेंगे, वो हमसे फ्रॉडुलेंटली कंसील किया गया है, कंसील्ड फ्रॉडुलेंटली। जो दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो ये है कि जिस बंदे के खिलाफ हम सूट इंस्टीट्यूट करने जा रहे हैं, या तो फ्रॉड उसी ने किया हो, मतलब हम डिफेंडेंट के अगेंस्ट जा रहे हैं, ये नहीं कि कोई थर्ड बंदा था उसने वो चीज हमसे छुपा के रखी और हमें वो आज मिली और आज हम इस बंदे के खिलाफ ये राइट क्लेम करने आए हैं, तो हम कहेंगे उस बंदे ने हमारे साथ फ्रॉड किया था इसलिए हम इससे मांग रहे हैं। तो ये कहेगा मुझे तो इल्म ही नहीं था, मैंने तो कुछ छुपाया ही नहीं, अब तो मैं इस जगह पे बैठा हूं, मेरे पास पोजीशन है, मेरे पास सब कुछ मौजूद है। इस सूरत में नहीं, कंडीशन यहाँ पे क्या है कि फ्रॉड जिस बंदे ने किया है, या तो वो खुद डिफेंडेंट है जिसके खिलाफ हम मुकदमा कर रहे हैं, जिसने टाइटल या जिसने डॉक्यूमेंट हमसे छुपाया हुआ था। सेकंड कंडीशन, इस डिफेंडेंट का एसेसरी है, कोई मददगार है इसका, इसके साथ मिला हुआ है। थर्ड चीज, वो बंदा जो इस डिफेंडेंट के थ्रू क्लेम कर रहा है, द पर्सन दैट इज क्लेमिंग थ्रू दिस डिफेंडेंट, फॉर एग्जाम्पल इस डिफेंडेंट का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो बंदा आके क्लेम कर रहा है, तो वो क्योंकि डिफेंडेंट के थ्रू क्लेम कर रहा है और ये डिफेंडेंट वो है जिसने हमारे साथ फ्रॉड किया है, तो इस सूरत में जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है उसको गिना जाएगा इन दो कंडीशंस के अंदर। जब हमें फ्रॉड का पता चलेगा उस दिन से,
और इस तीसरी कंडीशन के अंदर जिस दिन हमारे पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और कंपेलिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट पैदा हो गए उस दिन से। ये था हमारे पास सेक्शन 18। अब हम आते हैं सेक्शन 19 की जानिब, जो कि है इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग। ये देखिए, इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग, कि अगर एक बंदा राइटिंग में एक्नॉलेज कर लेता है कि उसके ऊपर ये लायबिलिटी है। हम सेक्शन की वर्डिंग को देखते हैं कि अगर कोई सूट है दैट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी, किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई सूट है या कोई एप्लीकेशन है, एंड दिस एप्लीकेशन इज इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी राइट। एप्लीकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी राइट से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल द एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री या ऑर्डर, तो वो जो एप्लीकेशन है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे एप्लीकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ राइट। अब देखें, इस सूट का भी एक पीरियड ऑफ लिमिटेशन है और इस एप्लीकेशन का दैट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी राइट भी कोई पीरियड ऑफ लिमिटेशन है। और अभी वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन खत्म नहीं हुआ था कि उस बंदे ने जिसके ऊपर ये लायबिलिटी थी उसने एक्नॉलेजमेंट कर लिया अपनी लायबिलिटी को, एक्नॉलेजमेंट ऑफ लायबिलिटी की उस बंदे ने। एक्नॉलेजमेंट ऑफ लायबिलिटी से क्या मुराद है? एक्नॉलेजमेंट ऑफ लायबिलिटी से मुराद है इस सेक्शन के मुताबिक कि राइटिंग में, और वो राइटिंग उस बंदे की साइंड थी, और इस साइंड राइटिंग में इस बंदे ने ये बताया कि मैंने आपके इतना पैसे देने हैं जो मैं इतना अरसे बाद दे दूंगा, या सिर्फ ये बता दिया कि मैंने आपके इतना पैसे देने हैं, तो इस सूरत में क्या तस्वर किया जाएगा? इस सूरत में ये तस्वर किया जाएगा कि इस बंदे ने एक्नॉलेजमेंट ऑफ लायबिलिटी कर लिया है। और ऐसी सूरत में क्या होगा? इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है दैट टाइम पीरियड शैल बी कंप्यूटेड, जो इसका वक्त है वो उस दिन से गिना जाएगा जिस दिन उसने ये राइटिंग साइन की थी। वहां से हमारा पीरियड ऑफ लिमिटेशन दोबारा शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 3 साल का था पीरियड ऑफ लिमिटेशन और तीसरा साल एंड चल रहा है, 12वां महीना चल रहा है, उसने एक्नॉलेजमेंट ऑफ लायबिलिटी किया है, आगे 3 साल हमें मजीद मिल जाएंगे। अब इसकी चंद शर्तें हैं। अब देखें, ये जो शराइत पर आने से पहले हम ये देखते हैं कि साइन जिस बंदे ने किया ये कौन कौन हो सकता है। ये साइन करने वाला बंदा या तो खुद हो सकता है, या ये वो बंदा हो सकता है जिसके जरिए से ये बंदा टाइटल ड्राइव करेगा, और बाय पर्सन थ्रू whom he derives this title, या जो लायबिलिटी है इसके ऊपर आनी। मतलब या तो ये बंदा खुद लायबल है, या जो बंदा लायबल था उसके जरिए से ये अपना टाइटल जो है ना ड्राइव कर रहा है, और उस बंदे ने जो लायबल था सिग्नेचर कर दिए। तो इन दोनों सूरतों के अंदर पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बी कंप्यूटेड फ्रॉम द टाइम व्हेन इट वाज साइंड। बट इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो ये है कि जो ये एक्नॉलेजमेंट इस बंदे ने साइन की है, दिस एक्नॉलेजमेंट शैल बी साइंड बिफोर द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, बिफोर द कंप्लीटेड, कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन के खत्म होने से, पूरा होने से पहले पहले ही उसने साइन करके भेजी हो। अब एक कंडीशन ये भी हो सकती है ना कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन गुजर गया उसके बाद जाके उसने एक्नॉलेजमेंट ऑफ लायबिलिटी, तो ऐसी सूरत हाल में ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। फिर हम प्रॉमिस में जा सकते हैं सेक्शन 25 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। अब जो ये साइंड है वर्ड, ये तो हमने पढ़ा है कि या तो ये बंदा खुद हो या वो बंदा जिसके जरिए से ये टाइटल ड्राइव कर रहा है। अब इसके अंदर मजीद 2 चीजें हैं, साइन बंदा खुद या इसका ड्यूली ऑथोराइज्ड एजेंट भी हो सकता है। ये इस सेक्शन की एक्सप्लेनेशन के अंदर बताया हूं।
या तो ये बंदा खुद हो या इसका ड्यूली ऑथोराइज्ड एजेंट हो, या जिसके जरिए से ये बंदा टाइटल ड्राइव कर रहा है उसने खुद साइन किया हो या उसके ड्यूली ऑथोराइज्ड एजेंट ने साइन किया हो। ये टोटल 4 बंदे बनते हैं। तो इनमें से कोई भी सूरत हाल हो तो हमने पढ़ लिया कि जिस दिन वो एक्नॉलेजमेंट साइन की गई है उस दिन से पीरियड ऑफ लिमिटेशन शुरू होगा। अब इसका सब सेक्शन 2 हमें ये बताता है कि अगर ये एक्नॉलेजमेंट जो साइन की गई है ये अनडेटेड है, इसके ऊपर तारीख मौजूद नहीं है जहां से पीरियड ऑफ लिमिटेशन शुरू होना है और तारीख के ऊपर झगड़ा हो गया, तो देखें अब 2 सूरत हाल हो सकती है। अब हमने एविडेंस तो रिकॉर्ड करनी है, ओरल एविडेंस। अब ओरल एविडेंस ऑन द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड करेंगे या ओरल एविडेंस ऑन द टाइम ऑफ द डॉक्यूमेंट के कब इसको साइन किया गया उस पर रिकॉर्ड करेंगे। तो ये सब सेक्शन हमें बताता है कि कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट को तस्लीम कर लिया जाएगा अगर उन पे साइन है, उनके ऊपर कोई ओरल एविडेंस नहीं ली जाएगी। ओरल एविडेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ टाइम के हवाले से ली जाएगी। द ओरल एविडेंस शैल बी टेकन रिलेटेड टू टाइम ओनली इन द प्रेजेंट केस। मजीद ये सेक्शन हमें ये बताता है कि जो एक्नॉलेजमेंट ऑफ लायबिलिटी है उसमें ये बताना जरूरी नहीं है कि मैंने आपकी फलानी प्रॉपर्टी के इतना पैसे देने। ये लाजमी नहीं है कि आप मेंशन करें कि व्हाट इज द एग्जैक्ट नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी। आप सिर्फ ये बता दें कि मैंने इतना पैसे देने हैं, एक्नॉलेजमेंट ऑफ लायबिलिटी हो जाएगा। यहाँ पे ये भी जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट टाइम बताएं कि मैंने इतना पैसे देने हैं, मैं आपको फलानी तारीख को दूंगा, या ये पेमेंट मैं फलानी तारीख को करूंगा, ये चीज डिलीवर करनी है, या ये मैंने परफॉर्मेंस करनी है इसकी, या ये जो एंजॉयमेंट है ये देनी है तो ये फलानी तारीख को दूंगा। ये भी यहाँ पे जरूरी नहीं है। और इवन अगला बंदा रिफ्यूज कर रहा है कि ये पेमेंट मैंने आपको करनी थी, इस चीज की डिलीवरी करनी थी, या ये मैंने स्पेसिफिक परफॉर्म करना था ये काम और मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, ये भी उसने लिख दिया। दैट विल बी कंसीडर्ड एज एन एक्नॉलेजमेंट अंडर सेक्शन 19 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। या उसने मेंशन किया कि आपने पहले मेरे इतना पैसे देने थे, ये उसके हिसाब से सेट ऑफ हो गए, पूरे हो गए। दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ वैलिड एक्नॉलेजमेंट। और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो लास्ट में आपने अपने जहन में रखनी है वो ये कि एक्नॉलेजमेंट ऑफ लायबिलिटी यहाँ पे प्लेंटिफ को करना जरूरी नहीं है। मैंने जाके बंदे के खिलाफ सूट किया है कि इसने इतना मेरे पैसे देने थे और ये इसने एक्नॉलेजमेंट ऑफ लायबिलिटी किया, लेकिन वो एक्नॉलेजमेंट ऑफ लायबिलिटी मुझे नहीं किया, उस बंदे ने दुनिया में मौजूद किसी थर्ड पर्सन को किया है। बाद में मुझे जाके पता चला कि इसने उसको ये लिखा था कि मैंने इस बंदे के इतना पैसे देने थे, और मैं वो चीज कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कर देता हूँ। तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ वैलिड एक्नॉलेजमेंट, क्योंकि यहाँ पे ये शर्त बिल्कुल नहीं रखी गई कि वो प्लेंटिफ को मुखातिब करे, वो किसी भी बंदे को मुखातिब करके ये कह सकता है कि मैंने इतना अमाउंट देनी है। अब हम आते हैं अगले सब सेक्शन की जानिब जो कि इसके साथ इंतहाई कोरिलेटेड है, एंड दैट इज द सेक्शन 20 of the Limitation Act, which says that the effect of payment on account of debt or of interest on legacy. Effect of payment on account of debt, and the second thing is the interest on the legacy. कि आपने पेमेंट करनी है, डेप्ट के ऊपर करनी है। डेप्ट से मुराद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिक्विडेटेड डैमेजेस हैं, जो डैमेजेस तयशुदा डैमेजेस हैं पहले कि अगर आपने ये काम ना किया तो आप इतना पैसे देंगे, और आप वो काम नहीं करते और अब आपको वो पैसे देने हैं, तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ डेप्ट अंडर दिस सेक्शन। या दूसरी चीज इस सेक्शन के अंदर डेप्ट क्या हो सकती है, सेकंड थिंग, द पेमेंट दैट यू मस्ट हैव टू गिव अंडर द डिक्री, कि एक डिक्री कोर्ट ने पास की थी आपके खिलाफ कि आपने इस बंदे के इतना पैसे देने हैं, तो वो पेमेंट दैट इज पेएबल अंडर द डिक्री और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ डेब्ट अंडर दिस सेक्शन। और लेगेसी से ये मुराद है यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन द लेगेसी से मुराद इंटरेस्ट जो कि इनहेरिटेड अमाउंट के ऊपर एक्रू हो जाता है जो आपको मिलता है। अब हम इस सेक्शन की डिटेल की तरफ आते हैं कि कोई एक बंदा, but the condition is that is liable to pay the money, to pay the amount, वो बंदा जिसने हमें पैसे देने हैं,
या तो वो खुद या उसका ड्यूली ऑथोराइज्ड एजेंट। एक्नॉलेजमेंट करते हैं, हमें पे करते हैं। पिछले सेक्शन में हमने पढ़ा कि एक्नॉलेजमेंट करते हैं, इस सेक्शन में हम ये देखेंगे कि वो हमें पेमेंट करेंगे, लायबल टू पे द अमाउंट, और ये हमें क्या करता है, पेमेंट करता है। लेकिन ये पेमेंट पूरी नहीं कर रहा है, इसमें 3 करोड़ देने थे, ये अभी सिर्फ 50 लाख दे रहा है, 20 लाख दे रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये सेक्शन हमें ये बताता है कि इसकी पहली शर्त ये है, जिस तरह हमने पिछले सेक्शन में पढ़ा था, कि बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन, पीरियड ऑफ लिमिटेशन के खत्म होने से पहले पहले इस बंदे ने पार्ट पेमेंट। सेकंड, जो ये इसने पेमेंट की है, तो जो रिसीट है इसकी, या तो इस बंदे की हैंड राइटिंग में हो, या जो दूसरी कंडीशन है, ये जो है हैंड राइटिंग है, ये इस बंदे की तरफ से साइंड हो। तो इन दोनों कंडीशन के अंदर जो इस बंदे की पार्ट पेमेंट है, दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ वैलिड एक्नॉलेजमेंट। ये सेक्शन 20 की जो वर्डिंग है, अ फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बी कंप्यूटेड फ्रॉम द टाइम व्हेन द पेमेंट वाज मेड, प्रोवाइडेड दैट, जो इस पेमेंट का एक्नॉलेजमेंट है, वो बंदा एक्नॉलेज कर रहा है कि मैंने ये पेमेंट की है, ये लाजमी तौर पे या तो हैंड राइटिंग में होना चाहिए या फिर साइंड होना चाहिए उस बंदे की तरफ से। बट अब हम आते हैं इन दोनों के फर्क की जानिब, उसमें ये मजीद क्लियर हो जाएगा आपको कि सेक्शन 19 और सेक्शन 20 में फर्क क्या है। देखें, जो सेक्शन 19 हमने पढ़ा है, उसमें सिर्फ हमने ये देखा है कि बंदा सिर्फ और सिर्फ एक्नॉलेजमेंट कर रहा है लायबिलिटी की, एक्नॉलेजमेंट ऑफ लायबिलिटी, कि मैंने आपको इतना पैसे देने हैं। सेक्शन 20 के अंदर बंदा पार्ट पेमेंट कर रहा है, और जो उसकी पार्ट पेमेंट है, जब उसने बताया कि मैं इस मद में ये पार्ट पेमेंट कर रहा हूं, दैट इज बीइंग कंसीडर्ड एज एन एक्नॉलेजमेंट। सेक्शन 19 अगेन, एनी पर्सन, वो ये एक्नॉलेजमेंट किसी भी बंदे के पास भेज दे, लाजमी नहीं उस बंदे के पास जिसके हिसाब से इसकी बंदे के ऊपर लायबिलिटी मौजूद है, तो भी दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ वैलिड एक्नॉलेजमेंट। सेक्शन 20 के अंदर क्योंकि पार्ट पेमेंट करनी है, इसी तौर पे लाजमी तौर पे ये उस बंदे को की जाएगी दैट इज इंटाइटल्ड टू द पेमेंट। फर्दर डिफरेंस, जो सेक्शन 19 है, ये एक जनरल सेक्शन है, एंड इट अप्लाइज टू राइट एज वेल एज टू द प्रॉपर्टी। हमने वर्डिंग में पढ़ा था इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी और राइट। जो सेक्शन 20 है, ये महदूद है, एंड दैट इज रिलेटेड टू ओनली डेब्ट एंड लेगेसीज। फर्दर जो इसका 20 का सब सेक्शन 2 है, दैट इज रिलेटेड टू रिसीट ऑफ प्रोड्यूस ऑफ मॉर्गेज लैंड। ये सेक्शन हमें ये बताता है कि अगर जो मॉर्गेजी है उसके पास मॉर्गेज लैंड मौजूद है, मॉर्गेज लैंड इस बंदे की पोजेशन के अंदर है, तो ऐसी सूरत में इस मॉर्गेज लैंड की जो रिसीट होगी, रिसीट ऑफ द रेंट, अगर यहां से कोई किराया आ रहा है, पैसे आ रहे हैं, और प्रोड्यूस ऑफ सच लैंड, वहां से कोई चीज पैदा हो रही है और उसको बेच रहे हैं, तो ये जो रिसीट है ना इसकी, इस रिसीट को पेमेंट तस्वुर किया जाएगा इस सेक्शन 20 के अंदर, जिस तरह हमने पार्ट पेमेंट पढ़ा था। सेक्शन 20 के अकॉर्डिंग अगर मॉर्गेजी के पास मॉर्गेज लैंड मौजूद है और उस मॉर्गेज लैंड से रेंट या कोई प्रोड्यूस से पेमेंट आ रही है, तो वो जो पेमेंट है उसकी जो रिसीट है उसको भी तस्वुर किया जाएगा, दैट इज अ पार्ट
पेमेंट, मतलब दोबारा से पीरियड ऑफ लिमिटेशन फिर वहां से शुरू हो जाएगा जिस दिन से पेमेंट आई है। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन की जानिब जो कि है सेक्शन 21 एंड दैट इज द एजेंट ऑफ पर्सन अंडर डिसेबिलिटी, कि वो बंदा जो डिसेबल हो उसका एजेंट, उसके पास क्या पावर है, उसका क्या रोल है। अभी हमने सेक्शन 19 और सेक्शन 20 के अंदर पढ़ा ड्यूली ऑथोराइज्ड एजेंट। अब हम इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन इस सेक्शन में पढ़ने लगे कि देयर इज अ पर्सन विच इज अंडर डिसेबिलिटी, और ये जो बंदा है अंडर डिसेबिलिटी, इसके ऊपर कोई लॉफुल गार्डियन या कोई मैनेजर है जो अपॉइंट किया गया है या कोई कमेटी अपॉइंट की गई है। तो ये सेक्शन हमें ये कहता है कि इस डिसेबल बंदे का जो लॉफुल गार्डियन है या मैनेजर है, इसको तस्वुर किया जाएगा ड्यूली ऑथोराइज्ड एजेंट, ड्यूली ऑथोराइज्ड एजेंट। मजीद ये सेक्शन हमें ये बताता है कि ये लॉफुल गार्डियन अगर कोई अपना ड्यूली ऑथोराइज्ड एजेंट मुकर्रर करता है या ये मैनेजर कोई अपना ड्यूली ऑथोराइज्ड एजेंट मुकर्रर करता है, तो इन दोनों को भी ड्यूली ऑथोराइज्ड एजेंट ही तस्वुर किया जाएगा। यानी कि सेक्शन 19 और 20 के अंदर जो हमने ड्यूली ऑथोराइज्ड एजेंट पढ़ा है उसमें लॉफुल गार्डियन भी ड्यूली ऑथोराइज्ड एजेंट में आता है, और अगर लॉफुल गार्डियन खुद मौजूद नहीं है, उसने अपनी जगह कोई और ड्यूली ऑथोराइज्ड एजेंट मुकर्रर कर रखा है, तो वो भी ड्यूली ऑथोराइज्ड एजेंट की लिस्ट में आता है। अब इसमें जो फर्दर है सब सेक्शन 2 वो ये हमें बताता है कि अगर ज्वाइंट कंट्रैक्टर्स हैं, एग्जीक्यूटर्स हैं, मॉर्गेजीज हैं या पार्टनर्स हैं, वो इस वजह से चार्जेबल नहीं होंगे कि उनमें से किसी एक ने रिटन एक्नॉलेजमेंट दी है ऑफ लायबिलिटी। फॉर एग्जांपल 10 पार्टनर हैं, उन पार्टनर में से एक पार्टनर एक्नॉलेजमेंट कर लेता है लायबिलिटी की, साइन कर देता है, तो उस सूरत में बाकी पार्टनर्स के खिलाफ वो एक्नॉलेजमेंट ऑफ लायबिलिटी तस्वुर नहीं किया जाएगा, सिर्फ उस एक पार्टनर की हद तक वो एक्नॉलेजमेंट ऑफ लायबिलिटी होगा। इसकी जो एक्सेप्शन है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है, अगर वहां पे एक भी बंदा एक्नॉलेज कर ले तो वो एक्नॉलेजमेंट सबकी तरफ से हो जाती है। अब मजीद इस सेक्शन के अंदर कुछ एक्सप्लेनेशन है, हम वो देखते हैं। मजीद इस सेक्शन के अंदर ये बताया गया है कि फॉर एग्जांपल हिंदू लॉ के अंदर कोई विडो है या कोई लिमिटेड ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी है, लिमिटेड ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी। लिमिटेड ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी से क्या मुराद है कि वो बंदा जो अपनी जिंदगी में प्रॉपर्टी यूज तो कर सकता है, उससे फायदा तो उठा सकता है, लेकिन उसको बेच नहीं सकता, उसको आगे एलिनेट नहीं कर सकता। तो ऐसी सूरत में ये सेक्शन हमें बताता है कि विडो की तरफ से या लिमिटेड ऑनर की तरफ से अगर कोई एक्नॉलेजमेंट की गई है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ लायबिलिटी किया गया है, या इनकी तरफ से कोई पेमेंट की गई है, तो सेक्शन 19 के अंदर जो हमने पढ़ा था एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग, तो सेक्शन 19 के अकॉर्डिंग ये वैलिड एक्नॉलेजमेंट तस्वुर की जाएगी। अगर पेमेंट की है तो सेक्शन 20 के अंदर ये पेमेंट तस्वुर की जाएगी एक्नॉलेजमेंट के आगे मैंने और पैसे मजीद देने हैं। और जो बंदा इसका रिवर्शनर होगा, रिवर्शनर से मुराद ये कि इस प्रॉपर्टी को जो बंदा सक्सीड करेगा, उस चाहे एक बंदा है चाहे ज्यादा बंदे हैं, तो ये समझा जाएगा कि इनकी हद तक जो ये विडो थी या जो लिमिटेड ऑनर ऑफ प्रॉपर्टी है उसने जो एक्नॉलेजमेंट की है, सबकी हद तक वो वैलिड एक्नॉलेजमेंट है।
इसका जो सबसेक्शन 2 है वो हमें ये बताता है कि अगर एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है और उस अनडिवाइडेड फैमिली के ऊपर कोई मैनेजर मुतय्यन है या कोई बंदा मुतय्यन है दैट इज ड्यूली ऑथोराइज्ड ऑन बिहाफ ऑफ दिस फैमिली, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, ऐसी सूरत में ये होगा कि अगर ये बंदा कोई एक्नॉलेजमेंट करता है कि मैंने ये पेमेंट देनी है सेक्शन 19 के अंदर, या कोई पेमेंट करता है सेक्शन 20 के अंदर, तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज अगेंस्ट द होल फैमिली, ये एक्नॉलेजमेंट पूरी फैमिली ने की है कि हमने ये पेमेंट देनी है। बेसिकली ये जो हिंदू लॉ वाले सेक्शन है ये बता रहे हैं कि अगर एक बंदा हेड मुतय्यन है या कोई ड्यूली ऑथोराइज्ड एजेंट मौजूद है या लिमिटेड ऑनर ऑफ प्रॉपर्टी है और वो कोई वैलिड एक्नॉलेजमेंट कर लेता है, तो ऐसी सूरत में उसकी एक्नॉलेजमेंट को बाद में आने वाले लोगों से या जो वो पूरा का पूरा खानदान है उस पूरे खानदान की तरफ से वैलिड एक्नॉलेजमेंट तस्वर किया जाएगा। अब आता है सेक्शन 22, that is the effect of substituting or adding a new plaintiff or defendant, कि अगर हम नया प्लेंटिफ ऐड करते हैं या नया डिफेंडेंट ऐड करते हैं या उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उसका हमारे मुकदमे पे क्या इफेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट हम क्या करते हैं, किसी प्लेंटिफ को या किसी डिफेंडेंट को या तो ऐड कर देते हैं या फिर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये सेक्शन वही वर्ड यूज करता है कि टाइम पीरियड शैल बी कंप्यूटेड, लाजमी तौर पर उस वक्त से गिना जाएगा जब इन लोगों को पार्टी बनाया गया है, यानी कि जिस दिन इनको ऐड किया गया या जिस दिन इनको सब्स्टिट्यूट करके शामिल किया गया, इनकी हद तक जो मुकदमा है वो उस दिन से शुरू हुआ है। देखिए ये सेक्शन अप्लाई कैसे हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, चार बंदे हैं जिनके खिलाफ मैंने मुकदमा इंस्टीट्यूट करना है, 3 को मैंने पार्टी बनाया, 1 को नहीं बनाया। अब उन 3 को जिनको मैंने पार्टी बनाया है, मुकदमा चल रहा है, 5 साल गुजर चुके हैं, अभी मुझे याद आया कि वो तो मैंने एक और चौथे बंदे को भी पार्टी बनाना था, उससे भी उसके ऊपर भी लायबिलिटी है, लेकिन अब मुझे पता चला है कि इतना अरसा गुजरने के बाद जो उसकी हद तक पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो तो खत्म हो चुका है, अभी तक तो मैंने उसको पार्टी नहीं बनाया, तो अब जाहिर बात है मैं उसको पार्टी नहीं बना सकूंगा। और अगर अभी उसको पार्टी बनाता हूं तो अब तक गिना जाएगा ना कि अब तक उसका जो था पीछे वक्त का पीरियड ऑफ लिमिटेशन गुजर चुका है या मौजूद है। तो ये सेक्शन हमें ये बात बताता है कि इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सूट में अगर हम किसी प्लेंटिफ को या डिफेंडेंट को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनकी हद तक सूट तब इंस्टीट्यूट होगा जब उनको पार्टी बनाया गया है, व्हेन दे आर सो मेड द पार्टी। अब जो इसका सेकंड सबसेक्शन है वो हमें क्लैरिटी देता है कि अगर ये जो हम एडिंग कर रहे हैं या जो ये हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं उसकी रीजन ये है कि ओविंग टू डेवोल्यूशन ऑफ एन इंटरेस्ट, डेवोल्यूशन ऑफ एन इंटरेस्ट, या जो दूसरी रीजन है वो ये है ओविंग टू एन असाइनमेंट। इन दोनों को आपने समझना है। डेवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट से मुराद ये है कि पहले एक बंदे के खिलाफ मुकदमा चल रहा था, अब उस बंदे की डेथ हो गई, तो जाहिर बात है जो उसके लीगल हेयर्स हैं या लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं अब हम उनको ऐड करेंगे बतौर पार्टी। तो जब हम उनको ऐड कर रहे हैं तो देखेंगे तो हम एक नया प्लेंटिफ या कोई नया डिफेंडेंट ऐड कर रहे हैं, लेकिन इन डिफेंडेंट या इन प्लेंटिफ की हद तक ये नहीं समझा जाएगा कि सूट अब से इंस्टीट्यूट हो रहा है, ये सेक्शन इन लोगों पे अप्लाई नहीं होगा। Another thing, owing to an assignment, कि एक बंदा है उसके पास प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के ऊपर मुकदमा चल रहा है, दूसरा बंदा कहता है प्रॉपर्टी मुझे बेच दो, मुकदमा जाने मैं जानूं। अब उस बंदे के इल्म में है, उसको पता है, वो प्रॉपर्टी खरीद लेता है,
अब ये नहीं समझा जाएगा कि इसके खिलाफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन अभी से शुरू होगा, बल्कि जब से सूट इंस्टीट्यूट हुआ है तब से तस्वुर किया जाएगा कि ये बंदा पार्टी है, ये सेक्शन उस बंदे पे भी अप्लाई नहीं होगा। या ऐसी सूरत में जब प्लेंटिव को हमें डिफेंडेंट बनाना पड़ जाए या डिफेंडेंट को प्लेंटिव बनाना पड़ जाए उसी सूट के अंदर, तो उनकी हद तक भी ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन की जानिब। दैट इज सेक्शन 23, जो कि हमें बताता है कि कंटिन्यूइंग ब्रीचेस एंड रॉन्ग। ये सेक्शन हमें ये कहता है कि कंटिन्यूअस ब्रीच ऑफ अ कंट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ अ कंट्रैक्ट, और दूसरी कंडीशन कंटिन्यूअस रॉन्ग इंडिपेंडेंट ऑफ अ कंट्रैक्ट। देखिए, कंटिन्यूअस ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट से मुराद ये है कि मेरे साथ आके एक बंदा मुआहदा करता है कि रोजाना आपकी फैक्ट्री में मैं बर्फ पहुंचाऊंगा या पानी पहुंचाऊंगा, और बीच में वो 1 2 3 दिन तक पानी नहीं पहुंचाता, तो वो जो उसने 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन पानी नहीं पहुंचाया, उसने कंटिन्यूअस ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट की। तो ऐसी सूरत में जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है, जब जब वो ब्रीच करता है पीरियड ऑफ लिमिटेशन, तब तब से दोबारा शुरू होता है। तो जो उसने आखिरी दफा ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट की है, वहां से एक्चुअल में पीरियड ऑफ लिमिटेशन गिना जाएगा। इसी तरह जो दूसरी कंडीशन है कंटिन्यूअस रॉन्ग इंडिपेंडेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, आपने टॉट में पढ़ा होगा मालफीजेंस, मिसफीजेंस, नॉन फीजेंस, यानी कि वो केसेस जो इंडिपेंडेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट है। फॉर एग्जांपल, मेरा ट्रेडमार्क है, कोई बंदा उसको इन्फ्रिंज करता है, तो वो किस में आता है? कंटिन्यूइंग रॉन्ग इंडिपेंडेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। या किसी का कोई ड्रेन क्लोज कर देता है, या जिस तरह कंजुगल राइट्स का केस होता है, या फॉर एग्जांपल अली कोई एक बिल्डिंग बनाता है और उस बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है वो हमजा की प्रॉपर्टी के ऊपर इंक्रोच कर रहा है, तो जितना दिन तक वो स्ट्रक्चर वहां पे मौजूद है, रोजाना पीरियड ऑफ लिमिटेशन दोबारा शुरू होगा। और लेकिन जिस दिन वो इंक्रोचमेंट खत्म कर देता है, वो अपना स्ट्रक्चर वहां से हटा देता है, वहां वहां पे फिर उसके बाद से पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्चुअली में गिना जाएगा। तो ये सेक्शन हमें ये बताता है कि इफ देयर इज अ कंटिन्यूअस ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और कंटिन्यूइंग रॉन्ग इंडिपेंडेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, देन द फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन बिगिन एट एवरी मोमेंट ऑफ टाइम, जब तक ये रॉन्ग हो रहा है। अब नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 24, जो कि डील करता है सूट फॉर कंपनसेशन फॉर एक्ट दैट इज नॉट एक्शनेबल विदाउट स्पेशल डैमेज। कि अगर कोई ऐसा सूट है जिसमें किसी स्पेशल डैमेज या इंजरी के बगैर जो हम क्लेम है वो नहीं कर सकते। फॉर मेकिंग द क्लेम एनी डैमेज और इंजरी इज नेसेसरी। तो ये सेक्शन हमें ये बताता है कि जिस दिन वो डैमेज या इंजरी होगी, पीरियड ऑफ लिमिटेशन उसी दिन से स्टार्ट होगा, जिस दिन से हमें एक्चुअल डैमेज या इंजरी हुई है। मिसाल के तौर पर एक बंदा एक जगह जाके फैक्ट्री लगाता है और अपनी फैक्ट्री की जो चीजें हैं, जो फालतू मादे हैं, वो पानी में फेंकता जाता है, दरिया में फेंकता जाता है। अब वहां से किसान पानी लगाते हैं, 2 साल बाद 3 साल बाद उनकी जमीन पे उसके इफेक्ट आना शुरू होते हैं और उनकी फसलें खराब होना शुरू हो जाती हैं, और अब वो जाके मुकदमा करते हैं। तो अब ये जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है, ये तब से शुमार नहीं किया जाएगा जब से उसने पानी में वो इजाफी चीजें, वो हार्मफुल वेस्ट फेंकना शुरू किए थे, केमिकल, बल्कि ये पीरियड ऑफ लिमिटेशन तब से गिना जाएगा जिस दिन से उन किसानों की जो जमीन है उसको एक्चुअली नुकसान होना शुरू हुआ है। द पीरियड ऑफ लिमिटेशन विल स्टार्ट व्हेन द इंजरी विल रिजल्ट। जो सब सेक्शन 25 है कंप्यूटेशन ऑफ टाइम मेंशन्ड इन इंस्ट्रूमेंट, तो ये हमें ये बताता है कि आपने ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से टाइम पीरियड को काउंट करना है। फॉर एग्जांपल, अगर हम आज एक मुआहदा करते हैं और लिखते हैं कि आज 14 रजब को हम ये मुआहदा कर रहे हैं और अगले 1 साल तक, तो अब ये जो अगला 1 साल गिना जाएगा या जो टाइम गिना जाएगा, ये इस्लामी महीनों के हिसाब से नहीं गिना जाएगा, बल्कि ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से गिना जाएगा अकॉर्डिंग टू लिमिटेशन एक्ट 1908
इंशाल्लाह अगला लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर होगा और फिर हम आएंगे फिंगर टिप सीरीज की तरफ। अल्लाह हाफिज।